अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आइए हम सब अपने पसंदीदा इंस्पेक्टर अहमद यार खान की एक दिलचस्प और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। ये वारदात दूसरी जंग अज़ीम से चंद माह पहले की है। मैं आरसी तौर पर सीआईडी के साथ काम कर रहा था। ये आम किस्म की सीआईडी नहीं थी, बल्कि इस महकमे के अंदर एक और शोबा बनाया गया था जिसका राब्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ भी था। आप शायद सुनकर हैरान होंगे कि आम पुलिस भी शोबे से नावाकिफ़ थी। ये तो आपको मालूम होगा कि बहुत अरसे से हिंदुस्तान में खुफिया तहरीकें चल रही थीं जिन्हें दहशत पसंद कहा जाता था। इनमें हिंदू भी थे, मुस्लिम और सिख भी। इन तहरीकों का मकसद ये था कि अंग्रेज़ को दहशतज़दा करके हिंदुस्तान से निकाल दिया जाए। इब्तिदा में इनमें बंगाली ज़्यादा थे, बाद में हिंदुस्तान के कई और सूबों के लोग भी इनमें शामिल हो गए थे। पंजाबी जोशीले जवानों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इनकी खुफिया सरगर्मियाँ काबिल तारीफ थीं। उन्होंने वायसराय को हलाक करने के लिए उसकी रेलगाड़ी के नीचे बम रखे थे, कई और अहम जगहों पर बम रखे और अंग्रेज़ों को नुकसान पहुंचाया था। इनमें से जो पकड़ा जाता था वो सीधा फांसी के तख्ते पर जाता था, लेकिन इन्हें पकड़ना आसान नहीं था। इनका तरीक़ाकार निहायत खुफिया था। इनका आपस में पेशावर से कलकत्ते तक राब्ता रहता था। मैं आपको दहशत पसंद तहरीकों के बेशुमार हैरानकुन वाक़यात सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी कहानी इनसे मुख्तलिफ है। इन्हीं लोगों की सुराग रसानी और गिरफ्तारी के लिए एक तो सीआईडी का महकमा था, दूसरा सिविल इंटेलिजेंस का और तीसरा मिलिट्री इंटेलिजेंस का, और इसी के अंदर अंग्रेज़ों ने एक और शोबा बना दिया था जिसमें ज़्यादा तादाद अंग्रेज़ पुलिस अफसरों की थी। बाद में इसमें ऐसे देसी अफसर भी ले लिए गए थे जो फ़र्ज़ के पक्के थे और जिन पर भरोसा किया जा सकता था। अंग्रेज़ों को शक हो गया था कि हिंदुस्तानी पुलिस भी दहशत पसंदों की मदद करती है। ये शक इसलिए पैदा हुआ था कि 3-4 दहशत पसंद जादूगरों की तरह पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे। इसके ज़िम्मेदार पुलिस अफसरों और दीगर अमले को 10-10 साल सज़ाए कैद दी गई थी। इसके साथ एक और ख़तरा पैदा हो गया था। 1939 के आगाज़ में ही यकीन हो गया था कि जर्मनी ने जंगी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हिटलर के बयान धमकी आमेज़ हो गए थे, इसलिए जंग नागुज़ीर हो गई थी। अंग्रेज़ों को मालूम था कि हिटलर ने जर्मनी को बहुत बड़ी जंगी ताकत बना दिया है और वह हिंदुस्तान पर हमला करने की भी हिम्मत रखता है। जर्मनी के मुतालिक ये भी अंग्रेज़ों को मालूम था कि उसने यूरोप के ममालिक में, बरतानिया और अफ्रीका में और हिंदुस्तान में भी जासूस भेज रखे हैं। ख़तरा ये था कि जर्मनी का महकमा जासूस हिंदुस्तान की दहशत पसंद तहरीकों को अपने ज़ेर असर लाकर इन्हें ट्रेनिंग, असला और माली मदद देगा या दे रहा होगा। इसकी रोकथाम के लिए भी इस शोबे की ज़रूरत थी जिसमें मुझे आरज़ी तौर पर भेजा गया था। मेरे लिए ये एक एजाज़ था जो मुझे इस सिले में दिया गया था कि मैंने मुख्तलिफ थानों में रहकर 3 ऐसी वारदातों के मुजरिम पकड़ लिए थे जिन्हें अंग्रेज़ नामुमकिन करार दे चुका था। इस शोबे का हेडक्वार्टर दिल्ली में था। दिल्ली से 40-42 मील दूर कबीर नगर एक छोटा सा कस्बा था। मैं इस इलाके के थानों में एक किस्म के दौरे पर था। हर एक थाने के एसएचओ से कुछ बातें पूछनी और कुछ बतानी थी। मैं वर्दी के बगैर था क्योंकि इस शोबे में वर्दी नहीं पहनी जाती थी। एक रात मुझे कबीर नगर रुकना पड़ा। सुबह रवाना होना था। मैं हस्बे मामूल बहुत सवेरे जागा था। थाने में सरगर्मी सी थी। एसएचओ वहाँ नहीं था। मालूम हुआ कि कस्बे से कोई 1 मील दूर रेलवे लाइन के करीब एक लाश पड़ी है। एसएचओ वहाँ चला गया था। मैं रवानगी की तैयारी करने लगा तो हेड कांस्टेबल आया। उसने मुझे कहा कि सहाय साहब मुझे चाय वारदात पर बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी मदद के लिए बस थोड़ी सी देर के लिए आ जाएं। राम सिहाय असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था। इसे मैं जानता था। तफ्तीश में अनाड़ी था। मेरी जो शामत आई तो मैं चाय वारदात पर जा पहुंचा। अगर मैं ना जाता तो राम सिहाय ज़रूरी कागजी कार्रवाई करके कोई ऐसा दाव खेल जाता कि लाश को लावारिस करार देकर दफन करा देता। इसे गालिबन मेरा डर था कि मैं पुलिस हेडक्वार्टर का अफसर हूँ
اس لیے نظر رکھوں گا کہ وہ اس واردات کی کیا کارروائی کرتا ہے۔ میں دراصل تفتیش کا جنونی تھا اور یہی جنون مجھے وہاں لے گیا اور میں پھنس گیا۔ لاش ریلوے لائن سے تقریباً 12 گز دور پڑی تھی۔ کپڑوں پر زمین کی رگڑ کے نشان اور خراشیں وغیرہ بتاتی تھیں کہ اسے ریل گاڑی سے زندہ پھینکا گیا ہے۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی تھی۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ گردن پر صاف نشان تھے جو بتاتے تھے کہ اس کا گلا دبا کر مارا گیا ہے۔ اس کی عمر 30 سال سے خاصی کم تھی، 25 اور 30 کے درمیان ہوگی۔ خوبرو جوان تھا۔ علاقہ جنگلی تھا۔ ایک ٹانگ کی پنڈلی گیدڑوں نے کھا لی تھی۔ اگر بھیڑیے آ جاتے تو لاش کی صرف ہڈیاں رہ جاتیں۔ میں نے اس کے کوٹ کی جیبوں کی تلاشی لی۔ سیکنڈ کلاس کے 2 ٹکٹ برآمد ہوئے۔ ایک تو کرائے کا ٹکٹ تھا جس پر امرتسر تا کلکتہ لکھا ہوا تھا، یعنی وہ امرتسر سے سوار ہوا اور کلکتہ جا رہا تھا۔ دوسرا ٹکٹ سیٹ ریزرویشن کا تھا۔ اس پر بوگی نمبر اور سیکنڈ کلاس کی سیٹ کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ کپڑوں سے وہ کوئی امیر کبیر آدمی نہیں لگتا تھا، لیکن سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ بتاتا تھا کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ سیکنڈ کلاس وہی کلاس ہے جسے آج کل پاکستان میں فرسٹ کلاس کہتے ہیں۔ اس زمانے میں سیکنڈ کلاس میں اتنا لمبا سفر وہی کرتا تھا جو سرکاری افسر ہو اور سرکاری خرچ پر سفر کرے، یا کوئی بہت ہی امیر آدمی یا عیاشی کرتا تھا۔ امیر آدمی بھی انٹر کلاس میں سفر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ریل گاڑیوں میں رش بالکل نہیں ہوتا تھا۔ انٹر کلاس کو باعزت کلاس سمجھا جاتا تھا۔ فرسٹ کلاس میں انگریز سفر کیا کرتے تھے۔ سیکنڈ کلاس عموماً خالی رہتی تھی۔ ریزرویشن کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ رات کو یہاں سے ایک پیسنجر گاڑی گزرا کرتی تھی، لیکن وہ امرتسر سے کلکتہ تک نہیں جاتی تھی۔ اس کے بعد ہاوڑہ ایکسپریس گزرتی تھی جو لاہور سے کلکتہ تک جاتی تھی۔ بہت تیز رفتار گاڑی تھی۔ قصبوں کے اسٹیشنوں پر نہیں رکتی تھی۔ کبھی نگر سے بھی رن تھرو ہوتی تھی۔ اسے اسی گاڑی سے گرایا گیا تھا۔ رام سیاہی کی اطلاع کے مطابق وہاں سے ہاوڑہ ایکسپریس رات 1:30 بجے کے قریب گزرتی تھی۔ میں اسے قتل کی ایک ایسی واردات کہہ سکتا تھا جو چلتی گاڑی میں ہوئی۔ قاتل گاڑی میں فرار ہو گئے اور مقتول کی لاش یہاں پھینک گئے۔ یہ واردات ان رہزنوں اور ڈاکوؤں کی بھی ہو سکتی تھی جو چلتی ریل گاڑیوں میں مسافروں کو لوٹ کر اس ریلوے اسٹیشن کے قریب اتر جاتے تھے جہاں گاڑی رکنے کے لیے آہستہ ہوتی تھی۔ اور یہ واردات عداوت کا نتیجہ بھی ہو سکتی تھی۔ بہرحال یہ قتل کی معمولی واردات تھی جو رام سیاہی کی سردردی تھی۔ مگر لاش کی جیب سے 2 ایسی چیزیں ملیں جنہوں نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ ایک تو ایک ڈسک تھی۔ یہ کیرم کی گوٹیوں کی طرح گول تھی۔ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ روپے کے سکے جتنا تھا۔ اس کے کنارے کے ساتھ سوراخ تھا جس میں 2 چابیاں ایک مضبوط دھاگے سے پروئی ہوئی تھیں۔ اس ڈسک کے درمیان میں کیل یا تیز دھار آلے کی نوک سے لفظ ماتا کھدا ہوا تھا۔ یہ ایسی چیز تھی جس پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ لفظ شوق نہیں تھے۔ اس کی جیب سے ایک پڑیا نکلی۔ چھوٹے سے کاغذ میں الائچی کے 8-10 دانے لپٹے ہوئے تھے۔ میں نے کاغذ کھولا تو دیکھا کہ پنسل سے کاغذ پر ایک تحریر تھی۔ جہاں تک مجھے یاد ہے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے: بچوں کا خیال رکھنا، امرتسر میں منڈی تیز ہے، مال جلدی بھیج دو۔ اس کے نیچے بھی لفظ ماتا لکھا ہوا تھا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ قتل کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو، مقتول میرے شعبے کا ملزم ہے۔ وہ کسی دہشت پسند تحریک کا آدمی تھا۔ تقریباً ہر دہشت پسند تحریک کا ایک خفیہ نشان تھا جس سے اس کے ممبر ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ مثلاً ایک تحریک کا نشان ریشمی رومال تھا اور ایک تحریک جو بگ ڈائر کہلاتی تھی، اس کا نشان چھوٹا سا ایک پتھر تھا جس پر لکھا تھا مدر۔ رومال اور پتھر کا استعمال یہ تھا کہ کسی ممبر سے کہہ دیا جاتا تھا کہ فلاں شہر میں فلاں جگہ فلاں وقت پہنچو، تمہیں وہاں ایک آدمی ملے گا۔ یہ ممبر اس جگہ جا کر ریشمی رومال ہاتھ میں لے لیتا یا بگ ڈائر کا ممبر چھوٹا سا پتھر ہاتھ میں اچھالنے لگتا تھا۔ اس کے گروہ کا آدمی جو وہاں انتظار میں موجود ہوتا تھا اس کے قریب آ جاتا اور خفیہ الفاظ بول کر وہ ایک دوسرے سے واقف اور اپنے مشن پر روانہ ہو جاتے۔ CID نے متعدد دہشت پسند ریشمی رومال اور پتھر کا دھوکہ دے کر پکڑے تھے، لیکن وہ لوگ اتنے ہوشیار تھے کہ انہیں پکڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ لفظ ماتا میرے لیے نیا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے لیے نیا ہو سکتا ہے، میرے محکمے کے لیے تو مانوس ہوگا۔
चुनाचे मैंने लाश को अपनी तहवील में ले लिया। मुझे ये मालूम करना था कि मकतूल कौन था और कहाँ का रहने वाला था। मुझे मालूम था कि हर मेंबर के पास अपना एड्रेस ज़रूर होता है, लेकिन वो सामने नहीं होता, निहायत खूबी से छुपाया हुआ होता है। मैंने पहले तो जाए वारदात के इर्द गिर्द रेलवे लाइन के साथ एक फर्लांग से कुछ ज़्यादा पीछे जाकर देखा। काम की कोई चीज़ न मिली। लाश थाने ले गए। मैंने इसका कोट उतार कर उसकी सिलाइयाँ देखीं, कोट पर हाथ फेरा, ऊपर से टटोला। कॉलर के नीचे छुपे हुए हिस्से में मुझे कुछ शक हुआ। सिलाई उधेड़ी तो अंदर से 1 इंच लंबा और आधे पौने इंच चौड़ा कागज़ का टुकड़ा निकला। इस पर लिखा था घनश्याम, पहाड़गंज, दिल्ली। इस पर मकान नंबर और गली नंबर भी लिखा हुआ था, जो मुझे याद नहीं रहा। तहरीर निहायत बारीक थी। इससे कोई शक व शुबा न रहा कि मकतूल किसी दहशत पसंद तहरीक का मेंबर था। अंग्रेज़ बादशाह को एक दहशत पसंद के कत्ल से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी, बल्कि खुशी होती, लेकिन इसके कत्ल की तफ्तीश से बड़े काम के इंकशाफात हो सकते थे। हो सकता है जिसे इसने अपने गिरोह के साथ गद्दारी की हो, इसकी पादाश में इसे कत्ल कर दिया गया हो। इस सूरत में कातिल इसके हमसफ़र होंगे। इस ज़रा जितने कस्बे में पोस्टमार्टम का कोई इंतज़ाम नहीं था। ये सहूलत मैसर थी कि थाने में टेलीफोन मौजूद था। मैंने दिल्ली अपने हेडक्वार्टर को फ़ोन किया और इंस्पेक्टर रॉजर्स से बात हुई। रॉजर्स बेहद ज़हीन और काम की खातिर कई रातों की नींदें हराम करने वाला अंग्रेज़ था। वो तफ्तीश में बहुत ही होशियार और गैर मामूली तौर पर काबिल था, लेकिन 3rd डिग्री अजियत रसानी में बेहद सालिम था। इसके हाथ में केस आ जाता तो बड़े अफसरों के लिए भी ये गोरा इंस्पेक्टर मुसीबत बन जाता था। इंग्लैंड के मशहूर सुराग रसां पुलिस के इदारे स्कॉटलैंड यार्ड का माना हुआ सुराग रसां था। कुछ अर्सा अफ्रीका में भी रह आया था। इसने ये उसूल मेरे दिमाग में डाला था कि पहले शराफत और मेहनत से तफ्तीश करो, और अगर यकीन हो जाए कि मुजरिम यही है जिसे पकड़ा है और वो इकबाल जुर्म नहीं करता, तो इसे 3rd डिग्री में डाल दो, इसकी बोटियाँ नोच लो। लेकिन इससे पहले तुम्हें यकीन कर लेना चाहिए कि तुम बेगुनाह को जुल्म, तशद्दुद और अजियत का निशाना नहीं बना रहे। मैंने टेलीफोन पर इसे बताया कि लाश मिली है। मैंने जो मुशाहिदात किए थे वो भी बताए और जो अशिया बरामद की थी वो भी बताईं। इसने चंद एक सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। इसने कहा कि लाश और बरामदशुदा अशिया लेकर पहली गाड़ी से दिल्ली पहुंचो, यह हमारा केस मालूम होता है। मैंने मकतूल के कोट की सिलाइयों में से निकाले हुए कागज़ पर जो एड्रेस पड़ा था वो भी इसे नोट करा दिया। वो ज़माना रेलगाड़ियों का था। बसें और कारें बहुत ही कम होती थीं। अगर हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर होते तो हावड़ा एक्सप्रेस को रास्ते में ही रोक लिया जाता। मैंने इंस्पेक्टर रॉजर्स को टिकट नंबर, सीट नंबर और बोगी का नंबर भी उसके पूछने पर नोट करा दिया था। राम सिहाय ने बताया कि एक पैसेंजर ट्रेन जो दिल्ली तक जाती है आने वाली है या आ चुकी होगी। इसे पकड़ना मुश्किल था। मैंने रेलवे स्टेशन फ़ोन किया तो पता चला कि गाड़ी आ रही है, सिग्नल डाउन हो चुका है। मैंने अपना तारुफ करा के रेलवे स्टेशन मास्टर से कहा कि गाड़ी को स्टेशन पर रोके रखे, ख़ास कितनी ही लेट क्यों ना हो जाए, और इंटर 3rd सेकंड का कोई कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली करा ले, क्योंकि एक लाश दिल्ली ले जाई जा रही है। मैं जब लाश चरपाई पर डलवा कर रेलवे स्टेशन पहुंचा तो गाड़ी को वहां रुके 20 मिनट गुजर चुके थे। मैंने राम सिहाय से एहतियातन 3 मुसल्लह कांस्टेबल साथ ले लिए थे, क्योंकि लाश दहशत पसंद की थी। खतरा था कि इसके साथी या कातिल रास्ते में गड़बड़ करेंगे। इंटर क्लास का एक कंपार्टमेंट खाली था। लाश इसके फर्श पर रखवाई। मैंने इंजन के ड्राइवर को बुलाकर कहा कि वो दिल्ली अपने सही वक्त पर पहुंचे। जितना वक्त यहाँ ज़ाया हुआ है वो तेज़ रफ्तारी से पूरा करे। राम सिहाय ने मुझे हंसी खुशी रुखसत किया। इसे खुश ही होना चाहिए था, क्योंकि मैं इसके थाने की एक वारदात अपने साथ ले जा रहा था। मैं प्राइवेट कपड़ों में था। रिवॉल्वर पतलून की जेब में था, जिसमें 6 गोलियां थीं। 18 गोलियां छोटे से सूटकेस में थीं जो मेरे साथ था। मैंने कांस्टेबलों को खिड़कियों के साथ बिठाकर कहा कि बाहर नज़र रखें, दूसरे डब्बे से कोई इधर आने की कोशिश ना करे। मैं लाश को गौर से देखने लगा।
नई चीज़ ये देखी कि इसके पाँव में जूते नहीं थे। मैंने एक और चीज़ नोट की जो मैंने चाय वारदात पर भी महसूस की थी, और जब इसके कोट को थाने में उतार कर टटोला तो ज़्यादा महसूस हुई थी। ये किसी तेज़ इत्र की खुशबू थी। मैंने गाड़ी में कोट को फिर सूंघा। खुशबू कोट के सीने वाले हिस्से में थी। पुलिस ऑफिसर के कान और नाक तेज़ हों, यानी ज़्यादा हसास हों, तो कोई काम का सुराग मिल ही जाता है। मैं सोच में गुम हो गया कि एक दहशत पसंद आदमी इतने तेज़ इत्र का शौकीन हो सकता है। मुझे यकीन नहीं आता था, क्योंकि दहशत पसंदी और अपने जान को खतरे में डाले रखने का ज़हनी खिलजान और बमों से तबाही मचाने के अज़ाइम किसी नफासत पसंद और शाइस्ता ज़ौक़ वाले इंसान के नहीं हो सकते। मैं इस वारदात के नफ्सियाती पहलू पर गौर कर रहा था। मैंने सोचा कि ये शख्स दहशत पसंद नहीं हो सकता, और अगर दहशत पसंद है तो इसके साथ कोई औरत थी जिसने तेज़ इत्र लगा रखा था और जो इसके साथ लगकर बैठी रही है। मैंने इसके कोट को एक बार फिर गौर से देखा, इसकी कमीज़ को भी देखा, सारी लाश को देखा। मुझे किसी औरत की कोई निशानी न मिली। एक आध बाल मिल जाता, कहीं लिपस्टिक की सुर्खी नज़र आ जाती, कुछ भी नहीं था। मैंने खुशबू अपने आप में महफूज कर ली। रास्ते में लाश को कई बार सूंघा और खुशबू को याद करता रहा। लाश की बदबू अपनी जगह थी, लेकिन मेरे सूंघने की इसने खुशबू को अलग कर लिया था। लाश के पाँव में जूते नहीं थे, जिससे ये जाहिर होता था कि जब उसका गला घोंटा गया और गाड़ी से फेंका गया तो वो सोया हुआ था। लाश दिल्ली हेडक्वार्टर में पहुंचाई तो 4 घंटे गुजर चुके थे। इन 4 घंटों में रॉजर्स की तफ्तीश कमाल दिखा चुकी थी। उसने कलकत्ते के रास्ते के चंद एक बड़े रेलवे स्टेशनों के स्टेशन मास्टरों से मालूम करके कि इस वक्त हावड़ा एक्सप्रेस कहाँ है, ये हुक्म जारी कर दिया था कि फलां नंबर की बोगी के फलां सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में अगर कोई मुसाफिर है तो उसे उतार कर रोक लिया जाए, और अगर कंपार्टमेंट खाली है तो इसे सील करके गाड़ी से अलग कर लिया जाए। मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा कि वो कौन सा जंक्शन स्टेशन था, जहाँ के स्टेशन मास्टर ने बताया कि एक्सप्रेस उसके स्टेशन में दाखिल हो रही है। थोड़ी देर बाद उस स्टेशन मास्टर ने इतला दी कि उसने गाड़ी से बोगी उतरवा ली है। इसमें सिर्फ एक कंपार्टमेंट सेकंड क्लास का और बाकी इंटर और थर्ड के थे। उसने रेलवे पुलिस की ज़ेरे निगरानी सेकंड क्लास कंपार्टमेंट के दोनों दरवाजे सील करके पुलिस की तहवील में दे दिए थे। स्टेशन मास्टर ने बताया कि कंपार्टमेंट खाली था। अंदर एक बिस्तर और कुछ अशिया पड़ी थीं जिन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया था। इंटर और थर्ड के मुसाफिरों को दूसरी बोगियों में मुंतकिल कर दिया गया था। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने उसे कह दिया कि ये बोगी अलग इंजन के साथ फ़ौरन दिल्ली भेज दी जाए। इसे खास तौर पर कहा गया कि किसी गाड़ी के साथ बोगी न भेजे, अलग भेजी जाए, और इसके साथ पुलिस की काफ़ी गार्ड होनी चाहिए। इस अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने वहाँ की पुलिस को और इस जिले के डिप्टी कमिश्नर को भी बज़रिया टेलीफोन अहकाम जारी कर दिए। मैं बता चुका हूँ कि उस ज़माने में रश बिल्कुल नहीं होता था। ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं थी कि एक सेकंड क्लास कंपार्टमेंट खाली जा रहा था। रश न होने की वजह से तफ्तीश में सहूलत हो गई थी। आजकल बोगी और कंपार्टमेंट कोई मदद नहीं कर सकते। हर स्टेशन पर मुसाफिर उतरते और चढ़ते नजर आते हैं। अगर कोई मुसाफिर कोई चीज़ गाड़ी में भूल जाए तो दूसरे मुसाफिर 1-2 मिनट में गायब कर देते हैं। हमें ये सहूलत हासिल हो गई कि इस कंपार्टमेंट में कोई मुसाफिर न बैठा और हमें मकतूल की अशिया मिल गईं। इंस्पेक्टर राजस ने एक कमाल और कर दिखाया था। उसने लाहौर और अमृतसर के रेलवे स्टेशनों से भी बज़रिया फ़ोन मालूमात हासिल कर ली थीं। हावड़ा एक्सप्रेस लाहौर से चलती थी। वहाँ से ये मालूमात मिली थी कि लाहौर से इस बोगी के सेकंड क्लास की कंपार्टमेंट में तीन सीटें बुक हुई थीं। एक मुसलमान था, 2 हिंदू। चौथी सीट अमृतसर से बुक हुई थी, ये भी मुसलमान था। मुझे बाकी मुसाफिरों के नाम याद नहीं रहे। मकतूल का नाम आज तक याद है, क्योंकि इस केस का मरकज़ी किरदार वही था। उसने बुकिंग में अपना नाम हामिद अली खान लिखवाया था। लाहौर के तीनों मुसाफिरों की बुकिंग दिल्ली तक थी। अमृतसर के मुसाफिर की बुकिंग कलकत्ता तक थी। ये मकतूल हो सकता था। कंपार्टमेंट की 6 सीटें थीं, 3 नीचे 3 ऊपर। दिल्ली स्टेशन से पता चला कि वहाँ से कोई बुकिंग नहीं हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली से आगे मकतूल अकेला था।
غالباً اس کے قاتل اسی انتظار میں تھے کہ وہ اکیلا رہ جائے تو اسے قتل کیا جائے۔ یہ پیچیدگی بھی پیدا ہو گئی کہ مقتول ہندو تھا، لیکن اس نے بکنگ اسلامی نام سے کرائی تھی۔ وہ اپنی شناخت کو چھپانا چاہتا تھا۔ امرتسر کے اسٹیشن ماسٹر نے ٹکٹ نمبر اور بوگی نمبر کی تصدیق کی تھی۔ نام کی تبدیلی سے معاملہ قدرے پراسرار ہو گیا، لیکن یہ یقین ہو گیا کہ مقتول کسی دہشت پسند گروہ کا فرد تھا اور اس کا نشان ماتا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دلی تک سفر کرنے والے مسافر کون تھے۔ اس سوال کا جواب حاصل کرنا ناممکن نہیں تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ان کے ایڈریس نہیں تھے، اگر ہوتے بھی تو وہ غلط ہو سکتے تھے۔ البتہ یہ ممکن تھا کہ ان تینوں نے بکنگ دلی تک کرائی، مگر مقتول کو قتل کر کے گاڑی میں سے باہر پھینکنے کے لیے دلی سے آگے بھی سفر کیا، مگر یہ محض قیاس آرائیاں تھیں۔ وہ اسے امرتسر سے کچھ آگے بھی گاڑی سے گرا سکتے تھے۔ میں نے انسپکٹر راجرز سے کہا کہ لاش کا کوٹ سونگھو۔ اس نے سونگھا اور میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ ایک خانہ بدوش قسم کا دہشت پسند اتنے نفیس ذوق کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہ عمدہ قسم کا عطر ہے۔ انسپکٹر راجرز نے پوچھا، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس کے ساتھ ایک عورت تھی، میں نے جواب دیا، جس نے بکنگ کے بغیر سفر کیا۔ کمپارٹمنٹ میں 6 سیٹیں تھیں، جن میں 2 خالی تھیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے 2 نہیں بلکہ صرف ایک خالی تھی اور اس سیٹ پر یہ عورت تھی۔ پھر وہ عورت گئی کہاں؟ انسپکٹر راجرز نے پوچھا۔ یہ شخص اس عورت کی خاطر قتل ہوا ہے، میں نے سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جواب دیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت کو قاتلوں نے مقتول کو پھانسنے کے لیے استعمال کیا ہو۔ وہ ان کی ساتھی ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی خوبصورت لڑکی ہو جسے اڑا لے جانے کے لیے ڈاکو یا بردہ فروش گاڑی میں سوار ہو گئے ہوں۔ انہوں نے مقتول کو مزاحمت کی، یہ سزا دی کہ اسے مار کر گاڑی سے باہر پھینک دیا اور لڑکی کو لے گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول نے اس لڑکی پر دست درازی کی ہو اور لڑکی جس کسی کے ساتھ تھی اس نے مقتول کو قتل کر دیا ہو۔ سب سے پہلے یہ یقین کرنا ہے کہ اس کمپارٹمنٹ میں کسی کے ساتھ یا مقتول کے ساتھ کوئی لڑکی تھی، انسپکٹر راجرز نے کہا۔ مطلوبہ بوگی آج رات کسی بھی وقت دلی پہنچ جائے گی۔ کمپارٹمنٹ کو دیکھ کر لڑکی کی موجودگی یا غیر موجودگی ثابت ہو جائے گی۔ فوری طور پر کرنے والا کام یہ ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے، مقتول کے گھر کی تلاشی لی جائے اور اس کے لواحقین سے تفتیش کی جائے۔ میری پہلی اطلاع سے لے کر لاش انسپکٹر راجرز کے پاس پہنچنے تک کے درمیانی 4 گھنٹوں میں اس نے پہاڑ گنج میں مقتول کے گھر کے تمام افراد کو باہر نکال کر مکان ضربہ مہر کرا لیا تھا۔ میں نے اسے کبیر نگر سے فون پر مقتول کا ایڈریس نوٹ کرا دیا تھا، جو اس کے کوٹ کے اندر سلا ہوا ملا تھا۔ اس نے ایک اور انگریز انسپکٹر کو پولیس کی گارڈ دے کر اس ایڈریس پر بھیجا۔ پتہ چلا کہ گھنشیام مقتول کا یہی گھر ہے۔ کسی نے گھر کے بچے سے بوڑھے تک کو CID ہیڈ کوارٹر بھیج کر مکان کو مقفل اور ضربہ مہر کر دیا، اور ہاں، وہاں پر پولیس کا پہرا بھی کھڑا کر دیا تھا۔ اب اس کے گھر کے افراد باہر بیٹھے تھے۔ ان میں جو بڑی عمر کے افراد تھے، مثلاً باپ اور چھوٹا بھائی اور چھوٹے بھائی کی بیوی، انہیں لاش دیکھنے کے لیے بلایا گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر ماں اور باپ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ چھوٹے بھائی کا رد عمل معمولی سا تھا اور اس کی بیوی پر کچھ بھی اثر نہیں تھا۔ چھوٹے بھائی کی عمر 22-23 سال ہوگی اور اس کی بیوی اس سے 2-3 سال چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ لاش کی شناخت ہو گئی، اس کا نام گھنشیام ہی تھا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئی۔ ہندوستان میں فوج اور پولیس کے انگریز افسر روانی سے اردو بولتے اور سمجھتے تھے۔ نئے افسروں کو بولنے میں ذرا دقت ہوتی تھی۔ انسپکٹر راجرز انہی میں سے تھا جو بہت کم اردو بولتا اور سمجھتا تھا، کوشش پوری کرتا تھا۔ ہندوستان میں آئے اسے ابھی 1 سال پورا نہیں ہوا تھا۔ ترجمان کے بغیر تفتیش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کیس میں اس نے مجھے ہی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم تفتیش کے کمرے میں گئے تو اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے سوالوں کے علاوہ اپنی طرف سے بھی سوال کروں۔ مجھے بھی ایسی ہی اجازت کی ضرورت تھی۔ میں صرف ترجمانی کے فرائض کا پابند نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے مقتول کے باپ کو بلایا گیا۔ اس کے تو ہوش ہی اڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے طریقہ کار کے مطابق اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ اس کا بیٹا مارا جا چکا ہے،
اگر وہ زندہ پکڑا جاتا تو پھانسی کے تختے پر مارا جاتا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے مرے ہوئے بیٹے کے متعلق جو کچھ جانتے ہو بتا دو۔ وہ کیا کرتا تھا، کہاں آتا جاتا تھا، اسے ملنے والے کون لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے یہ ساری بات انگریزی میں انسپکٹر راجرز کو بھی بتائی۔ باپ نے مقتول کے متعلق بہت سی باتیں بتائیں جو مختصراً یوں ہیں کہ وہ اس کا پہلا بچہ تھا، اس لیے ضرورت سے زیادہ پیار میں پلا۔ بچپن میں ہی اسے فضول خرچی کی عادت ہو گئی تھی جو باپ نے اپنے ہاتھوں ڈالی تھی۔ اس کے بعد اس کی ایک بہن پیدا ہوئی، پھر اس کا یہ بھائی پیدا ہوا جو یہاں موجود تھا۔ اس کی بہن اپنے سسرال میں تھی۔ اس کے بعد ایک اور بھائی پیدا ہوا جس کی عمر اس وقت 14 سال کی ہے۔ یہ بہن بھائی پیدا ہوئے تو گھنشیام کی طرف ماں باپ کی توجہ کم ہو گئی۔ باپ کا کاروبار اچھا تھا، روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ باپ اسے پیسے دے کر راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس سے بیٹا اور بھی زیادہ بگڑ گیا۔ باپ اسے تعلیم دلا کر اپنے کاروبار کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر بیٹا بے لگام ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا لیکن پڑھنے میں اسے دلچسپی نہیں تھی، تاہم 8ویں جماعت تک پہنچ گیا اور اس عمر میں اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ گھر میں وہی حیثیت حاصل کرنا چاہتا تھا جو اسے اس وقت حاصل تھی جب وہ گھر میں اکیلا تھا۔ وہ جوں جوں بڑا ہوتا گیا، گھر والوں کے لیے کنڈا بنتا گیا۔ میٹرک کے امتحان میں 2 بار فیل ہوا اور اس نے تعلیم ترک کر دی۔ یہاں سے وہ آوارگی میں داخل ہو گیا۔ اس کے باپ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج، آپ خفا نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں، آپ کا مذہب کیا ہے، ہندو، مسلمان یا عیسائی؟ میں نے جھوٹ بولا کہ میں ہندو ہوں۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ یہی سننا چاہتا ہے۔ میرا جواب سن کر اس کے چہرے پر اطمینان پیدا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ پھر میں آزادی سے بات کروں، صاحب بہادر تو ناراض نہیں ہوگا؟ میں نے انسپکٹر راجرز کو بتایا کہ اس آدمی نے کیا کہا ہے۔ یہ ہندو انگریزی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے اسے کہا ہے کہ میں ہندو ہوں۔ انسپکٹر راجرز نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ مقتول کی جیب سے جو ڈسک برآمد ہوئی ہے اس پر کھدے ہوئے لفظ ماتا کا کیا مطلب ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ باقی دہشت پسند تحریکیں میری دشمن ہیں، یعنی انگریزی راج کی دشمن، مگر ماتا نام کی تحریک تمہاری دشمن ہے۔ یہ تحریک یوپی سے اٹھی ہے اور پنجاب میں پرورش پا رہی ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹایا جائے۔ اس میں صرف ہندو اور سکھ ہیں۔ یہ قیاس ہے کہ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، سردار پٹیل اور اس سطح کے ہندو لیڈروں نے یہ تحریک شروع کرائی ہے۔ ظاہری طور پر وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن وہ درپردہ مسلمانوں کو ہندو مذہب میں جذب کر لینا چاہتے ہیں۔ ماتا سے ان کی مراد بھارت ماتا ہے، جسے وہ صرف ہندوؤں کا ملک سمجھتے ہیں۔ ان کی یہ دہشت پسند تحریک مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی لیڈروں کو خفیہ طریقوں سے قتل کرے گی، تبلیغ کے ذریعے ہندو مذہب پھیلائے گی اور کٹر مسلمانوں کو پراسرار طریقوں سے دہشت زدہ کرے گی۔ یوپی میں اس تحریک نے دہشت پسندی کی کچھ وارداتیں کی بھی ہیں۔ انسپکٹر راجرز بہت ہی ذہین آدمی تھا۔ اس نے پوری معلومات حاصل کر رکھی تھیں۔ اس نے کہا کہ ہمارے خفیہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ ماتا تحریک کا دائرۂ عمل وسیع کر کے اسے حکومت کے خلاف بھی استعمال کیا جائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بڑے بڑے دولت مند ہندو تاجر اس تحریک کو مالی امداد دے رہے ہیں۔ آپ نے اچھا کیا ہے کہ اسے یہ بتایا کہ آپ ہندو ہیں، اسے ڈراؤ بھی اور مسلمانوں کے خلاف گرماؤ بھی۔ یہ کارآمد باتیں بتا سکتا ہے۔ صاحب بہادر کہتے ہیں کہ انگریز بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ میں نے مقتول کے باپ سے کہا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو بے خوف ہو کر کہو۔ میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں لالا جی مہاراج، اس نے روتے ہوئے کہا۔ جس کا اپنا بیٹا دشمن ہو جائے وہ باپ کسی سے کیا دشمنی کرے گا؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جوان ہوا تو مسلمانوں کا دشمن ہو گیا۔ وہ اپنے جیسے دوستوں کو گھر لاتا تھا۔ بہت دیر تک وہ کمرے میں بیٹھے بحث کرتے رہتے کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے جائیں۔ میں ڈرتا تھا کہ یہ چھوکرے مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ ان کی لاشیں بھی گم کر دیں گے۔ مسلمانوں کو آپ جانتے ہیں مہاراج، گوشت کھانے والی قوم ہے۔
इस मुल्क पर हुकूमत भी कर चुकी है। किसी को कत्ल कर देना इनके नज़दीक कुछ भी नहीं। आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे बेटे को किसने कत्ल किया है, पर मुझे 16 आने यकीन है कि इसे मुसलमानों ने ही कत्ल किया है। मैं इसे मना किया करता था कि मुसलमानों और सिखों से दुश्मनी मोल न लेना। आपको मालूम है कि दिल्ली में पठान और पंजाबी मुसलमान हैं, इनसे भला हम दुश्मनी मोल ले सकते हैं। बाप ने बताया कि वो घर से कई कई दिन गायब रहने लगा। आता था तो घर से पैसे ले लेता था। 4-5 साल के अरसे में वो हाथ से बिल्कुल निकल गया। बाप ने उसे समझाने बुझाने की कोशिश की तो एक रोज़ दिल्ली के पंडित किस्म के 4 आदमी उसके घर आए। उन्होंने बाप को समझाने के लिए लेक्चर दिया कि उसका बेटा जो काम कर रहा है वो धर्म युद्ध है, यानी कि मजहबी जंग है, जिसे हम जिहाद कहते हैं। उन्होंने बाप को कायल करने की बहुत कोशिश की कि हिंदुस्तान में इस्लाम को हिंदू मजहब में जज्ब कर लेना ज़रूरी है। उन्होंने ये दलील भी दी कि मुसलमान पैदाइशी सिपाही हैं, इन्हें जब भी मौका मिला अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अगर इन्होंने अंग्रेज़ों से मुल्क ले लिया तो वो एक बार फिर हिंदुस्तान के बादशाह बन जाएंगे। उन्होंने जिस तरह अपने दौरे हुकूमत में लाखों हिंदुओं को मुसलमान बना लिया था, इसी तरह वो हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं को मुसलमान बना लेंगे। इन चारों लीडरों ने उसे बताया कि हिंदुस्तान भारत माता है, जिस पर मुसलमान मुलीछों की हुकूमत कायम हो गई तो भारत माता का अत्याचार हो जाएगा। इसलिए अपने नौजवान बेटों को इस तहरीक में शामिल होने से न रोको, अगर रोकोगे तो पापी कहलाओगे। बाप ने इन्हें कहा कि सबसे बड़ा पापी तो उसका बेटा है, जिसकी आंख में माँ की इज्जत है न बाप की। बेलगाम घोड़े की तरह वो मालूम नहीं कहाँ कहाँ भागता फिर रहा है। बाप ने हाथ जोड़कर इनसे दरख्वास्त की कि इसके बेटे की खोपड़ी में कुछ अक्ल और आंखों में शर्म डालें, वो इसके कारोबार में भी इसकी कुछ मदद करें। इसके जवाब में लीडरों ने इसे कहा कि वो अब तुम्हारा नहीं, भारत माता का बेटा है, वो अशोक और शिवाजी बनकर उभरेगा। बाप सख्त परेशान हुआ। लीडरों ने इसे तसल्ली दिलासी दी और ये ताकीद भी की कि अगर कोई खरा कर इसके बेटे के मुतालिक पूछे तो इसे कुछ ना बताए। हो सकता है कि वो CID का आदमी हो, अगर वो बताएगा तो उसका बेटा गिरफ्तार हो जाएगा। लीडरों ने उसे नहायत अच्छे अल्फाज में कुछ धमकियां भी दीं और चले गए। इन लीडरों को तुम जानते हो? मैंने पूछा। सिर्फ एक को, उसने जवाब दिया और इल्तिजा की, महाराज जी, इसे पता चल गया कि मैंने इसका नाम लिखवा दिया है तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा। तुम्हारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मैंने इसे कहा, इसका नाम पता बताओ। उसने एक सनातनी हिंदू का नाम बताया और पता भी बता दिया। वो इसके घर 2 साल पहले आया था। मैंने इंस्पेक्टर राजस को इसका बयान अंग्रेजी में सुनाया और इस सनातनी पंडित का नाम भी लिखकर इसके हवाले कर दिया। उम्मीद थी कि ये पंडित पकड़ा गया तो इस तहरीक की पुष्ट पनाही करने वाले दूसरे लीडर भी पकड़े जाएंगे। मैंने मकतूल के बाप से पूछा कि मकतूल के ताल्लुकात किस लड़की के साथ थे। उसने जवाब दिया कि उसे उसकी बाहर की ज़िंदगी के मुतालिक कोई ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं। उसने शादी से इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता 3-3.5 सालों से वो पूरा महीना घर से गैर हाजिर रहता था। 3-4 दिनों के लिए घर आता और गायब हो जाता था। माँ ने भी, बाप ने भी और बड़ी बहन ने भी इसे शरीफाना ज़िंदगी बसर करने को कहा। रो रो कर इसकी मन्नतें की, लेकिन वो सीधे रास्ते पर ना आया। इस दौरान इसके छोटे भाई की शादी हो गई। मकतूल अपने भाई की शादी पर भी घर नहीं आया था। वो गुंडा बन चुका था। घर के तमाम फर्द इससे डरने लगे थे। बाहर से इन्हें पता चला था कि वो शराब पीता है और तवाइफों के यहाँ भी जाता है। इंस्पेक्टर राजस ने उस पर बहुत जिरा की। मैंने भी इस पर सैकड़ों सवाल कर डाले, लेकिन इससे काम की कोई बात न उगलवाई जा सकी। इस सवाल के जवाब में कि अब के वो घर से कब से गैर हाजिर था। बाप ने बताया कि उसे घर से निकले 20 रोज़ हो गए हैं। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने उसे बाहर भेज दिया और मुझे कहा, मालूम नहीं इस बूढ़े के मुतालिक आपकी राय क्या है? मेरी राय यह है कि इसने सच बोला है और इसके अलावा वो और कुछ नहीं जानता। ये मेरा मुशाहिदा है कि हिंदुस्तान के लोग बिलावजह भी झूठ बोलते हैं, लेकिन फ़ौरन पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके चेहरे का तासुर और आंखों की हरकत बदल जाती है। मेरे मुल्क के मुजरिम जब झूठ बोलते हैं तो दिलेर होकर बोलते हैं, चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आने देते।
इस बूढ़े ने झूठ नहीं बोला था। अब हमारे सामने मकतूल का छोटा भाई बैठा था। मैंने इससे पहली बात ये पूछी कि अपने बड़े भाई की लाश देखकर वो अपने माँ बाप की तरह रोया क्यों नहीं था। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे इसके मरने की खुशी है। ये कहकर इसका चेहरा सुर्ख हो गया और उसने कहा, और मुझे इस पर भी बहुत खुशी है कि वो मरा नहीं बल्कि मारा गया है। मैं समझा कि उसके दिल में भाई के खिलाफ यही शिकायत होगी जो उसका बाप तफसील से बता कर गया था। मैंने इसे कहा कि तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो खुलकर बयान कर दो। मैं हिंदू हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या तुम अंग्रेज़ी बोल सकते हो? मैट्रिक पास हूँ, उसने जवाब दिया, लेकिन अंग्रेज़ी बोलने का कभी मौका नहीं मिला। बाप के साथ कारोबार करता हूँ जहाँ उर्दू और पंजाबी चलती है। मैंने इसके साथ जो बातें की और उसने जो कुछ कहा वो अंग्रेज़ी में इंस्पेक्टर रोजर्स को सुनाया। उसने पूछा, क्या तुम इसकी बाहर की सरगर्मियों के मुतालिक कुछ बता सकते हो? मैं इतना ही जानता हूँ कि वो एक खुफिया तहरीक का मेंबर था, उसने जवाब दिया। मुझे भी इसमें शामिल होने के लिए कहता रहता था, लेकिन मैंने इसकी ये बात नहीं मानी थी। तहरीक क्या है? इंस्पेक्टर रॉजर्स ने पूछा। उसने तुम्हें ज़रूर बताया होगा कि तहरीक के मेंबर क्या कहते हैं। हाँ, उसने बताया था। इस नौजवान हिंदू ने बताया। पहले वो किसी ऐसे गिरोह में शामिल हुआ था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खुफिया तौर पर काम कर रहा था। फिर इसने मुझे एक और गिरोह के मुतालिक बताना शुरू कर दिया। कहा करता था कि हमारा पहला दुश्मन मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों को ख़त्म करना ज़रूरी है। वो मुझे मुसलमानों के खिलाफ भड़काता रहता था। कहता था कि तुम इस गिरोह में शामिल हो जाओ तो सारे हिंदुस्तान की सैर करोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। मुसलमानों को तबाह करना बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन वो मुसलमानों को किस तरीके से ख़त्म करना चाहता था? मैंने पूछा। इसके साथ और कौन लोग थे? मैंने यही सवाल इससे कई मर्तबा पूछा था। उसने जवाब दिया, लेकिन उसने कभी नहीं बताया था। कहता था कि इस गिरोह के लोग ऐसी बातें ज़बान पर लाया ही नहीं करते, मेंबर एक दूसरे को जानते ही नहीं। इससे मुझे लकड़ी का एक गोल टुकड़ा इसने दिखाया था जिस पर माता खुदा हुआ था। उसने ये भी बताया था कि वो जब घर से ज़्यादा दिनों के लिए गैर हाजिर होता है तो अमृतसर और लाहौर जाता है, जहाँ उसके गिरोह के चंद एक आदमी इसकी खूब आओ भगत करते और शहजादों की तरह रखते हैं। क्या तुम्हारे दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत नहीं? मैंने पूछा और कहा, पूरी आज़ादी से बात करो, मैं भी हिंदू हूँ और मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता हूँ। हाँ जी, उसने जवाब दिया, हर हिंदू को मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए। मैं भी मुसलमानों को नापाक समझता हूँ। मैं चूँकि तिजारत पेशा हूँ, इसलिए ये मेरा फ़र्ज़ है कि किसी मुसलमान को तिजारत में कामयाब ना होने दिया जाए। लेकिन मैं किसी ऐसी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहता जिसकी सरगर्मियाँ खुफिया हों और जिसके मेंबर चोरों की तरह छुपते फिरें। क्या तुम बता सकते हो कि इसका कोई दुश्मन था? इंस्पेक्टर रॉजर्स ने पूछा। इसे किसने कत्ल किया होगा? मैं किसी का नाम नहीं बता सकता, उसने जवाब दिया। इसके दुश्मन कई होंगे। राय यह है कि किसी मुसलमान को पता चल गया होगा कि घनश्याम मुसलमानों के खिलाफ खुफिया कार्रवाइयाँ कर रहा है। उसने इसे कत्ल कर दिया होगा। और मेरा दूसरा शक यह है कि इसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसने किसी की बीवी या बहन पर हाथ डाला होगा और कत्ल हो गया। इसके इस जवाब पर मैंने और इंस्पेक्टर रॉजर्स ने इस पर इस कदर सवालात किए कि ये नौजवान हिंदू बेहाल हो गया। इसका रंग पीला पड़ गया और इसके होंठ खुश्क हो गए। इससे हम ये कह रहे थे कि वो अमली मिसाल देकर वाज़े करे कि इसका चाल चलन ठीक नहीं था। आखिर उसने परेशान होकर बताया कि उसने मेरी बीवी को ख़राब किया है। उसने बताया कि वो 2 रोज़ के लिए कारोबार के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। घनश्याम आया और रात को उसकी बीवी के कमरे में चला गया। लड़की कमरे में अकेली थी, माँ बाप दूसरे कमरों में थे। लड़की को चाकू दिखाकर और कत्ल की धमकी देकर उसने लड़की को ख़राब किया। ये वाक़या इसके कत्ल से 1 साल पहले का है, इसलिए ये शक बेबुनियाद था कि छोटे भाई ने इसे कत्ल किया होगा। बीवी ने अपने खामिद को बताया, हामिद ने अपने बाप को बताया और बात गोल हो गई। इससे ये पता चला कि मकतूल बदचलन भी था और दिलेर भी, और इसमें दहशत पसंदी के औसाफ मौजूद थे। दिन भर की झकझक से कुछ भी हासिल न हुआ सिवाय इसके कि मकतूल मुसलमानों को ख़त्म करने वाले दहशत पसंद गिरोह का मेंबर था।
اور بدچلن تھا اور اس گروہ کی پشت پناہی چند ایک مذہبی لیڈر کر رہے تھے۔ مقتول کے کنبے سے فارغ ہوئے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ انسپکٹر روجرز نے کارروائی یہ کی کہ مقتول کے باپ نے جس سناتنی پنڈت کا نام بتایا تھا اس کے پیچھے CID اور مخبر لگانے کا انتظام کر دیا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ یہ افراد مسلمان ہونے چاہئیں کیونکہ ہندو دھوکہ دے جائیں گے۔ اس نے 3 مسلمان بلوائے، ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا اور 2 سویلین تھے، یعنی وہ پولیس کے صرف ملازم تھے، کانسٹیبل نہیں تھے۔ میں نے انہیں مسلم کش تحریک کے متعلق تفصیل سے بتایا اور انہیں بہت سی ہدایات دیں۔ اس ہندو کو پکڑنا نہیں تھا، اس کی حرکات اور سرگرمیاں دیکھنی تھیں تاکہ کچھ اور لوگ بھی سامنے آ جائیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا کہ موت گلا ہاتھوں سے دبانے سے واقع ہوئی ہے، جسم پر خراشیں اور زخم ریل گاڑی سے گرنے کے تھے۔ موت کا جو وقت بتایا گیا تھا وہ تقریباً وہی تھا جو ہاوڑا ایکسپریس کا وہاں سے گزرنے کا تھا۔ اس رپورٹ میں انکشاف والی کوئی بات نہیں تھی۔ مقتول کے خاندان کے افراد کو ساتھ لے کر ہم اس کے گھر گئے اور گھر کا کونا کونا چھان مارا، ہر ایک ٹرنک، سوٹ کیس اور ہر ایک برتن بھی دیکھا، کچھ بھی نہ ملا۔ انسپکٹر روجرز نے لاش اور گھر مقتول کے لواحقین کے حوالے کر دیا۔ ہم نے انہیں سختی سے بتایا کہ اگر انہیں کہیں سے کوئی دھمکی ملے یا ان کے ہاں کوئی اجنبی آدمی آئے تو فوراً اطلاع دیں۔ انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی سے ذکر تک نہ کریں کہ ہم نے ان سے کچھ پوچھا ہے۔ ہم نے وہاں سے پولیس کا پہرہ ہٹا دیا، لیکن بغیر وردی افراد کا پہرہ لگا دیا جنہیں نظر رکھنی تھی کہ گھر میں کون آتا ہے۔ 10 بغیر وردی افراد کو اس کام پر مقرر کیا کہ جب مقتول کو جلانے کے لیے مرگھٹ لے جائیں تو ساتھ جانے والے لوگوں میں شامل ہو کر ہر ایک آدمی کی باتیں سنیں اور ان سے باتیں کریں۔ اگر کوئی آدمی مشکوک ہو تو اس کا پیچھا کریں۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ ریلوے اسٹیشن سے پوچھا کہ بوگی آئی ہے یا نہیں، ابھی نہیں آئی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ اس اسٹیشن پر فالتو انجن نہیں تھا جہاں سے بوگی لانی تھی، اگلے جنکشن سے انجن کا انتظام کرتے وقت لگ گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق بوگی کے آنے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے۔ انسپکٹر روجرز نے مجھے کہا کہ میں کھانا کھا کر آرام کر لوں اور رات 2 بجے اس کے پاس آ جاؤں۔ تھکن اور بھوک نے برا حال کر دیا تھا۔ میں جا کر نہایا اور کھانا کھایا مگر نیند نہ آئی۔ یہی ایک خیال انگارے کی طرح ذہن میں دہک رہا تھا کہ ہندو اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے خفیہ طور پر کیا کچھ کر رہے ہیں۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ ہندو ہمارا بدترین دشمن ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ہندو لیڈروں کے عزائم یہ ہیں کہ وہ انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرا کے اس کے حاکم بن جائیں۔ میں پولیس میں رہا ہوں اور پولیس کے ایسے خفیہ شعبوں میں بھی رہا ہوں جہاں سیاسی لیڈروں کے سینوں کے راز پہنچ جایا کرتے تھے۔ ان سے پتہ چلتا تھا کہ ہندوؤں کی سوچیں اور ارادے کیا ہیں۔ اس میں ذرہ بھر شک نہیں کہ ہندو کے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری ہوتی ہے۔ ہندو ہمارا کبھی دوست نہیں رہا، نہ کبھی ہوگا، کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرنا اور مسلمانوں کو ہر شعبے میں نقصان پہنچانا ہندو کا مذہبی فریضہ ہے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہندو ان کا کیا حال کرتے۔ یہ صرف میں بتا سکتا ہوں، یہ پولیس کے وہ افسر بتا سکتے ہیں جنہوں نے ہندو کے سینے کے راز معلوم کیے تھے۔ اس وقت 1939 میں پاکستان کا تو نام بھی سامنے نہیں آیا تھا اور مسلمانوں کے سامنے کوئی واضح منزل نہیں تھی۔ ہماری لیڈرشپ بھی ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے میں اس رات بہت پریشان تھا کہ مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں یہی کچھ کر سکتا تھا کہ ہندو کی اس مسلم کش تحریک کے زیادہ سے زیادہ افراد اور ان کے لیڈروں کو گرفتار کروں اور انہیں تفتیش کے بہانے ایسی اذیت میں ڈالوں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اسلام دشمنی سے توبہ کر لیں۔ میں یہی کچھ سوچتا رہا اور بے چین رہا۔ انہی سوچوں میں 1:30 بج گیا۔ میں نے کپڑے بدلے، ریوالور جیب میں ڈالا اور انسپکٹر راجرز کے دفتر میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ آ گیا اور ہم دونوں ریلوے اسٹیشن چلے گئے۔ اس زمانے میں ہر سرکاری محکمے میں ہر فرد ڈیوٹی پر مستعد رہتا تھا۔ اگر آج پاکستان میں ایسی کارروائی کی ضرورت محسوس ہو کہ سینکڑوں میل دور سے ایک بوگی لائی جائے تو کارروائی سرخ فیتے کی نظر ہو جائے اور محض ٹالنے کی خاطر دفتری چکر شروع ہو جائیں۔ اس وقت یہ عالم تھا کہ رات 2 بجے
इतने बड़े स्टेशन का स्टेशन मास्टर अपने तमाम तर अमले के साथ मौजूद था। बोगी को वसूल करने के लिए इसने नहायत मौजूं जगह खाली करा रखी थी और रेलवे पुलिस की गार्ड मुस्तैद खड़ी थी। उसने हमें बताया कि पिछले स्टेशन से बोगी रन थ्रू हो आई है और पहुंचने ही वाली है। सिग्नल डाउन हो चुका था, बोगी आ गई। इंस्पेक्टर राजेश ने स्टेशन मास्टर को ये सहूलत दे दी कि वो पूरा प्लेटफॉर्म ना रोके, जहाँ इसे सहूलत हो वहाँ बोगी को ले जाए ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को रुकावट ना हो। इसके मुताबिक बोगी को एक और जगह ले गए। इसके साथ पुलिस की गार्ड थी। सेकंड क्लास के दरवाजे की मोहर तोड़कर मैं और इंस्पेक्टर रॉजर्स अंदर गए। रोशनी का इंतजाम कराया। इस सेकंड क्लास कंपार्टमेंट की 6 सीटें थीं, 3 नीचे 3 ऊपर। नीचे वाली एक सीट पर बिस्तर बिछा हुआ था, साथ वाली सीट पर बड़ा अच्छा कंबल पड़ा था। इस सीट के नीचे शूज का एक जोड़ा था। बिस्तर वाली सीट के नीचे जनाना सैंडल का एक जोड़ा पड़ा था। मैंने पहला काम ये किया कि इस बिस्तर के सिराने को सूंघा। वहाँ वही खुशबू थी जो मैंने मकतूल के कोट से सूंघी थी। यही खुशबू दूसरी सीट पर पड़े हुए कंबल में थी। इंस्पेक्टर राजेश ने भी खुशबू सूंघी और उसने मेरी तायीद की कि खुशबू वही है जो लाश के कोट के साथ थी। बिस्तर वाली सीट के नीचे एक सूटकेस रखा था। फर्श पर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे हुए थे जो मैंने उठा लिए। बिस्तर पर यकीनन लड़की थी। मैंने और इंस्पेक्टर राजर्स ने बिस्तर को उलट पलट कर देखा तो उसके सिराने की तरफ नीचे से एक पर्स निकला। सारे कंपार्टमेंट को हमने गहरी नज़रों से देखा। पुलिस जाए वारदात पर बेशुमार चीज़ें देखा करती है। ज़रूरी नहीं कि आपसे इन सब का जिक्र किया जाए। मैं आपको मोटी मोटी अशिया बताता हूँ ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। आपने मेरी तफ्तीशी कहानियों में देखा होगा कि टूटी हुई चूड़ियों का कई कहानियों में जिक्र आया है। चूड़ियाँ और औरत का एक आध बाल, दो ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे मौका वारदात पर ज़रूर मिलती हैं जहाँ औरत पर ज्यादती हुई हो, और अगर ज्यादती या हाथापाई ज़्यादा हुई हो तो टूटी हुई चूड़ियों के साथ 2-4 बाल भी मिल जाते हैं। मुजरिम इतनी जल्दी में होते हैं कि मौका वारदात से नशिया को गायब नहीं कर सकते। न जुर्म के दौरान इन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों का होश होता है। इस वारदात के मकाम से भी हमें चूड़ियों के टुकड़े मिले जो हमने उठा लिए। दूसरी काम की चीज़ पर्स थी। पर्स में कमोबेश 700 रुपये नकदी थी, एक रेशमी रुमाल था और सेकंड क्लास का एक टिकट, लेकिन रिजर्वेशन टिकट साथ नहीं था। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने मुझसे कहा, यह है तुम्हारा 5वां पैसेंजर जो रिजर्वेशन के बगैर सफ़र कर रहा था। टिकट अमृतसर से कलकत्ते तक का था। लड़की के सैंडल और पर्स और मकतूल के कोट के साथ इसकी खुशबू बताती थी कि लड़की मकतूल की हमसफ़र थी। मकतूल के कोट के साथ लड़की की खुशबू ये भी बताती थी कि वो दोनों जब इस कंपार्टमेंट में अकेले रह गए तो लड़की मकतूल के इतने करीब बैठी रही कि इसकी खुशबू मकतूल के कोट में भी चली गई। इससे जाहिर होता था कि इनकी बेतकल्लुफ़ी थी। इंस्पेक्टर रॉजर्स कहता था कि यह भी हो सकता है कि मकतूल ने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की हो और छठे पैसेंजर ने इसे जान से मारकर गाड़ी से नीचे फेंक दिया हो। यह मुमकिन था कि कंपार्टमेंट में छठा पैसेंजर भी हो जो रिजर्वेशन के बगैर सफ़र कर रहा हो। मकतूल के छोटे भाई के बयान के मुताबिक मकतूल ने इसकी बीवी पर मुजरिमाना हमला किया था और इसकी राय के मुताबिक मकतूल इस जुर्म का आदी था। ख्याल किया जा सकता था कि उसने चलती गाड़ी में भी यही हरकत की होगी, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये था कि जिस जगह से मकतूल की लाश मिली इससे अगले स्टेशन पर यह कंपार्टमेंट खाली था, जिससे ज़ाहिर होता था कि लड़की और इसके साथ अगर कोई और था तो वो कलकत्ता तक नहीं गए, रास्ते में ही उतर गए। हमने सूटकेस खोला तो इसमें से लड़की के 2 जोड़े कपड़े और इनके साथ 2 दुपट्टे और ज़रूरत की चंद अशिया बरामद हुई और ज़ेवरात का एक डब्बा निकला। खोलकर देखा तो इसमें एक हार, बुंदों की एक जोड़ी, 2 अंगूठियाँ, 2 वज़नी चूड़ियाँ और 2-3 और ज़ेवर पड़े हुए थे। ये सब सोने के थे। आपने ज़ेवरात के डब्बे देखे हैं? हर डब्बा सिर्फ एक चीज़ के लिए होता है। डब्बे में एक गत्ता उभरा हुआ होता है जिस पर मखमल चढ़ा हुआ होता है। सूटकेस में से जो डब्बा निकला वो गालिबन हार का था। इसमें से मखमल वाले गत्ते वाला हिस्सा निकला हुआ था। गालिबन तमाम ज़ेवरात के लिए जगह बनाने के लिए
डब्बे का ये मखमल वाला हिस्सा निकाल दिया गया था। डब्बे के ढकने के अंदर अमृतसर के एक सर्राफ का नाम प्रिंट किया हुआ था। मुझे ये नाम याद नहीं रहा। हरीराम प्यारेलाल की तरह का कोई नाम था और दुकान का एड्रेस भी प्रिंट किया हुआ था। इन जेवरात से दो इंकशाफ हुए। एक ये कि लड़की अमृतसर की रहने वाली थी और दूसरा ये कि वो रहसनी या डाके की वारदात नहीं। अगर ऐसा होता तो जेवरात और पर्स की नकदी गायब न हो गई होती। मकतूल की जेब से भी तकरीबन 200 रुपये रकम बरामद हुई थी। हमने कंपार्टमेंट को फिर सील कर दिया, बोगी के साथ आई हुई गार्ड की वापसी का इंतज़ाम किया और गाड़ी पर पहरा खड़ा करके तमाम अशिया अपने हेडक्वार्टर में ले गए। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने मुझे ज़रा आराम के लिए छुट्टी दे दी। आराम क्या करना था, रात तकरीबन गुजर गई थी। 8:30 बजे वापस हेडक्वार्टर पहुंचना था। मैं जाके सो गया। अर्दली ने वक्त पर जगा दिया। तैयार होकर इंस्पेक्टर रॉजर्स के दफ्तर में गया तो देखा कि वो इस हालत में दफ्तर में मौजूद था। कुर्सी पर बैठा हुआ और टांगे मेज पर रखे हुए वो गहरी नींद सोया हुआ था। इसने रात वाले कपड़े भी नहीं बदले थे। मैं इसे जगाना नहीं चाहता था, लेकिन उसका खानसामा उसके लिए नाश्ता लेकर आ गया और वो जाग उठा। मालूम हुआ कि मुझे आराम के लिए भेजकर वो दफ्तर में बैठा हुआ तफ्तीश के मुख्तलिफ रास्तों और पहलुओं पर गौर करता रहा और कुर्सी पर ही सो गया। उसने रात को ही अपने खानसामा को इतला भेज दी थी कि उसका नाश्ता दफ्तर में ही ले आए। ये लोग फ़र्ज की अदायगी के बड़े ही पक्के थे। इस अंग्रेज़ ने तहैया कर लिया था कि तफ्तीश मुकम्मल करके आराम करेगा। मैंने इसमें यह वस्फ नोट किया कि वो कोई गैर मामूली तौर पर ज़हीन और काबिल सुराग रसान नहीं था। मैंने इसके सवालात और इसकी जिरा गौर से सुनी थी। इसमें मुझे कोई खुसूसियत नज़र नहीं आई थी। खुसूसियत सिर्फ ये थी कि काम में दयानतदार था और काम की खातिर आराम कुर्बान कर देता था। इसके यहाँ अच्छा ये काम कर लेंगे, ये वाली खामी नहीं थी और यही इसकी काबिलियत थी। इसने चंद घंटों में लाहौर से कलकत्ता के इलाके को अपनी तफ्तीश की लपेट में ले लिया था। अंग्रेज़ों के इन्हीं औसाफ, दयानतदारी, मेहनत और फर्ज शनासी के जुनून ने इन्हें आधी दुनिया का बादशाह बना दिया था। इसने घड़ी देखी और मुस्कुराकर बोला, मैंने बहुत सो लिया है, पूरे 25 मिनट। अब मैं ताज़ा दम हो गया हूँ। इसके चेहरे पर शब्बेदारी और थकन के गहरे असरात थे। नाश्ते के दौरान उसने नहायत शगुफ्ता लहजे में कहा, हिंदुस्तानी लोग जुर्म से पहले प्लान नहीं बनाते, खुदा के भरोसे जो दिमाग में आए कर गुजरते हैं। ज़रा गौर करो कि वो कंपार्टमेंट में कितना बड़ा सुराख छोड़ गए हैं। इन्हें पकड़ना फिर भी आसान नहीं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इन्हें कहाँ ढूंढोगे? फिर भी मुझे यकीन है कि हम उस ठिकाने तक पहुंच जाएंगे जहां से मुलजिम चले थे। उसने कहा, इंस्पेक्टर खान, मैं आपकी तारीफ करूंगा कि तफ्तीश और सुराग रसानी के फ़न में आपने महारत हासिल कर ली है, लेकिन आपकी महारत अभी नामुकम्मल है। आपको रंगों के इंतखाब से और इतर के इंतखाब से मुलजिम की नफ्सियात मालूम करने का फ़न नहीं आता। आपने ये कमाल तो कर दिखाया है कि बदबूदार लाश में से खुशबू सूंघ ली थी और इसे 100% सही कयास आराई की कि मकतूल के साथ लड़की थी। आपकी नज़र बहुत गहरी है। आपने चूड़ियों के टुकड़े उठा लिए और सूटकेस में पड़े हुए लड़की के कपड़े देख लिए, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि लड़की मिजाज और तबीयत की कैसी थी। वो ठीक कह रहा था। मैं लड़की को देखे बगैर नहीं बता सकता था कि वो कैसी है। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने कहा, अगर लड़की को इतर ये पसंद था जिसकी खुशबू वो अपने पीछे छोड़ गई है, और अगर उसे चूड़ियों का ये रंग पसंद था, और अगर उसे कपड़ों के ये 2 रंग पसंद थे जो आपने उसके सूटकेस में देखे हैं, तो लड़की पाक ज़हन की नहीं हो सकती। इस पर हैवानी जज्बा गालिब है। मेरा तजुर्बा कहता है कि वो मकतूल के साथ घर से भाग रही थी, इसीलिए ज़ेवरात और इतनी ज़्यादा नकदी अपने साथ लिए जा रही थी। ये इसके हैवानी जज्बे की शिद्दत की दलील है कि उसने मकतूल जैसे दहशत पसंद और मुजरिमाना तौर पर दिलेर आदमी को पसंद किया। हिंदुस्तानी लोग सुर्ख और तेज़ रंग पसंद करते हैं। यह इनकी इंतहा पसंदी का सबूत है। जोश में आकर इंतहाई ख़तरनाक जुर्म या कार्रवाई कर गुजरते हैं और फिर पछताने बैठ जाते हैं।
वो जुर्म और पछतावे के दरमियानी रास्ते को कबूल ही नहीं करते। अब हमें ये देखना है कि लड़की जज्बात से मगलूब होकर मकतूल के साथ जा रही थी या वो भी माता की दहशत पसंद मेंबर थी और किसी मिशन पर जा रही थी। बहरहाल ये पेश नज़र रखें कि लड़की मकतूल की तरह बेलगाम है, वो नॉर्मल जहन की लड़की नहीं। अगर ये वारदात कत्ल की आम सी वारदात निकली तो मुझे मायूसी होगी। मैंने कहा, मैं इस गिरोह के ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को पकड़ने और इन्हें काला पानी जजीरा अंडमान भिजवाने को बेताब हूँ। आप मुझे जज्बाती कह लें, मैं आपका मुलाजिम हूँ, मेरी वफादारी में आपको शक नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि मैं मुसलमान हूँ। ये लोग मेरी कौम और मेरे मज़हब के दुश्मन हैं। आप बेशक अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि जैसे आप मेरे दुश्मनों को पकड़ने में भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं आपके सामने इतराफ़ करता हूँ कि ये केस मेरे ज़ाती वक़ार का मसला है। मेरे अपने जज्बात आपसे मिलते जुलते हैं। उसने कहा, मैं सल्तनत बरतानिया का मुहाफ़िज़ हूँ। मैं जब हिंदुस्तान आने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे यहाँ की मुख्तलिफ़ कौमों के मुतालिक तफसील से बताया गया था। हिंदुओं के मुतालिक बताया गया था कि मक्कार, अय्यार और मौका परस्त कौम है। इसकी इन्हीं खसलतों को उभारो और इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करो। मुसलमानों के मुतालिक बताया गया था कि सिपाहियों की कौम है, ज़बान से कम और हाथों से ज़्यादा बोलती है। ये कौम हिंदुस्तान की फ़ौजी क़ुव्वत है, अक़ल और फ़हमो फ़रासत भी रख सकती है। इसके यही औसाफ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करो। मैंने गुज़िश्ता 1 साल में ये राय कायम की है कि मुसलमान काबिल कदर कौम है और काबिल एतमाद भी, इसलिए मेरी दिलचस्पियाँ मुसलमानों के साथ हैं। आज किसी हिंदू पुलिस अफसर ने मेरे सामने ज़ाती वक़ार का नाम नहीं लिया। आप चौथे मुसलमान अफसर हैं जिन्होंने मुझ पर ज़ाहिर किया है कि इनका ज़ाती वक़ार भी कोई अहमियत रखता है। आप लोगों का ये वस्फ़ मुझे बहुत पसंद है। उसने इस किस्म की कुछ और बातें भी की और घड़ी देखकर कहने लगा, हम दोनों जज्बाती हो गए हैं। आप फ़ौरन अपना बिस्तर और अटैची ले आएँ। डीएसपी से एक कॉन्फ्रेंस करनी है और उसके फ़ौरन बाद हमें अमृतसर के लिए रवाना होना है। अब हमारी तफ्तीश और अमृतसर और लाहौर में होगी। मैं तैयारी के लिए अपने क्वार्टर में गया। ज़रूरी सामान उठवा कर वापस गया तो इंस्पेक्टर रॉजर्स तैयार था। उसने दफ्तर में ही शो बनाई, वहीं नहाया और उसका सामान भी आ गया। एक अंग्रेज़ डीएसपी और एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर राजर्स के कमरे में आ गए। हमारी चारों की कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इंस्पेक्टर राजर्स ने वारदात और तफ्तीश की तफसील सुनाई, बरामदशुदा अशिया सबको दिखाई और तफ्तीश का अगला मरहला वाज़ेह किया जिस पर हम रवाना हो रहे थे। डीएसपी बूढ़ा अंग्रेज़ था। उसने हमें बताया कि ये गिरोह जो माता कहलाता है अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। ये अभी इब्तिदाई मराहिल में है और इसके अज़ाइम हर दहशत पसंद तहरीक की तरह ख़तरनाक हैं। इनकी ज़ेर ज़मीन कार्रवाइयों का ज़्यादातर निशाना मुसलमान हैं, लेकिन ये हुकूमत को भी परेशान करेंगे। इन्हें ख़त्म करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई न कोई दहशत पसंद तहरीक इन्हें अपने साथ मिला लेगी, और ये ख़तरा तो मौजूद है ही कि जर्मनी के तबाहकार जासूस इन्हें इस्तेमाल करेंगे। इस इम्कान को नज़रअंदाज न करें कि जर्मन जासूस सरगर्म हो गए हैं। सिविल और मिलिट्री इंटेलिजेंस हमतन मसरूफ़ है। आप लोग इस वारदात को सिर्फ कत्ल की वारदात ना समझें। डीएसपी ने हमें बहुत सी हिदायत दी। दूसरे अंग्रेज़ इंस्पेक्टर ने भी कुछ मशवरे दिए। डीएसपी ने बताया कि वो अमृतसर और लाहौर के डिप्टी कमिश्नरों को और फ़ौज के आला अफसरों को बज़रिया फ़ोन हमारे मुतालिक बता देगा। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने घड़ी देखकर कहा कि गाड़ी का वक्त हो गया है। उसने सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन वालों से फ़ोन पर कहकर फर्स्ट क्लास की 2 सीटें बुक करा ली थीं। हमने अपना सामान और बरामदशुदा अशिया में से जिनकी ज़रूरत समझी साथ ले ली और रेलवे स्टेशन पहुँचे। इंस्पेक्टर रॉजर्स ने मुझे भी फर्स्ट क्लास के सफ़र की अय्याशी कराई। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने रेलवे स्टेशन पर हमारे इस्तकबाल के लिए अपना नुमाइंदा और एक अंग्रेज़ इंस्पेक्टर भेज दिया था। हमारे डीएसपी की हिदायत के मुताबिक वहाँ हमारी रिहाइश का खुफिया इंतज़ाम कर दिया गया था।
ہم वर्दी में नहीं थे और न ही हमें वर्दियां पहननी थीं। ये इंतज़ाम भी करा लिया कि हम जहाँ भी जाएं रिवॉल्वरों से मुसल्लह लेकिन बग़ैर वर्दी पुलिस के होशियार और ज़हीन अफराद हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहें। ख़तरा ये था कि दहशत पसंद तंजीम के अरकान कहीं न कहीं हम पर ज़रूर वार करेंगे। उनका वार खुफिया होता था। हमने मुमकिन हद तक इसकी पेशबंदी कर ली थी। हमने तफ्तीश का आगाज़ रेलवे स्टेशन से किया। स्टेशन मास्टर को गाड़ी का दिन और वक्त बताकर कहा कि हमें मालूम करना है कि यहाँ से एक औरत सेकंड क्लास में सवार हुई थी, क्या उसने सीट रिजर्व कराई थी या नहीं, और वो कौन थी। स्टेशन मास्टर ने बुकिंग क्लर्क को बुलाया, उसके सामने ये मसला रखा। उसने अपना रिकॉर्ड देखा, जहन पर जोर दिया और बताया कि हामिद अली खां के नाम के आदमी ने 2 रोज़ पहले सेकंड क्लास का टिकट खरीदा और इसके लिए सीट रिजर्व कराई गई थी। जिस तारीख की उसकी सीट रिजर्व हुई थी उस रोज़ एक लड़की ने हावड़ा एक्सप्रेस के आने से 2-2.5 घंटे पहले सेकंड क्लास का एक टिकट खरीदा था। ये दोनों टिकट अमृतसर से कलकत्ता तक थे। मैंने लड़की के पर्स से बरामद किया हुआ टिकट बुकिंग क्लर्क के रिकॉर्ड से मिलाया, उसे यही टिकट दिया गया था। बुकिंग क्लर्क को ये लड़की इसलिए अच्छी तरह याद थी कि अभी 3-4 रोज़ ही गुजरे थे। दूसरी वजह ये थी कि उन दिनों सेकंड क्लास का मुसाफिर कोई कोई होता था। तीसरी वजह ये कि वो लड़की थी जो उसके कहने के मुताबिक जवान, खूबसूरत और शौक थी। और चौथी वजह ये थी कि बुकिंग क्लर्क ने लड़की से कहा था कि इतने लंबे सफ़र के लिए वो सीट बुक करा ले ताकि रास्ते में उसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन लड़की ने कहा था कि रिजर्वेशन में वक्त लगेगा और उसे इसी गाड़ी से जाना है। मैं आपको बता चुका हूँ कि उस ज़माने में गाड़ियों में रश नहीं होता था। एक्सप्रेस और मेल गाड़ियाँ बड़े स्टेशनों पर रुकती थीं तो स्टेशन का अमला प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहता था और फर्स्ट और सेकंड क्लास के मुसाफिरों पर ज़्यादा तवज्जो देता था, क्योंकि उन दिनों अंग्रेज़ अफसर सफ़र करते थे जिनके मुतालिक ख्याल किया जाता था कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। इस लड़की को रेलवे स्टाफ के 2 आदमियों ने इस तरह गाड़ी में सवार होते देखा था कि इंजन ने विसिल दी तो वो गेट पर नमूदार हुई। दूसरी विसिल पर वो इंजन की तरफ चली और गाड़ी चल पड़ी तो वो दौड़ पड़ी और सेकंड क्लास के एक कंपार्टमेंट में सवार हो गई। बोगी इंजन की तरफ से तीसरी थी। हमने उस शाम की ड्यूटी वाले रेलवे स्टाफ को बुलवा लिया था। वो निहायत कारआमद बातें बता रहे थे। एक ने बताया कि उसने हामिद अली खान नाम के मुसाफिर को साथ जाकर उसकी सीट वाला कंपार्टमेंट उसे दिखाया था। उस वक्त उसकी अपार्टमेंट में 3 और मुसाफिर थे। हमारे पूछने पर बताया गया कि प्लेटफॉर्म पर बहुत थोड़े लोग थे। गाड़ी शाम अंधेरा होने के बाद अमृतसर पहुंचती थी। मुझे सही वक्त याद नहीं रहा। स्टाफ के एक आदमी ने बताया था कि उसने लड़की को दौड़कर सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में सवार होते देखा और उसने ये भी देखा कि 2 सिख इसके करीब ही खड़े थे। एक ने कहा वो जा रही है। वो दोनों दौड़े लेकिन गाड़ी तेज़ हो चुकी थी, इसलिए वो 6ठी या 7वीं बोगी के 3rd क्लास कंपार्टमेंट में सवार हो गए। यह आदमी उन दोनों सिखों को नहीं पहचान सका था। उसने अपने एक साथी को बताया था कि उसने ये तमाशा देखा है और वो अपने साथी के साथ इस पर तबादला ख्यालात करता रहा था कि ये क्या मामला हो सकता है। स्टाफ के चंद और आदमियों ने भी लड़की को देखा था लेकिन उसे जानता पहचानता कोई भी नहीं था। हमने रेलवे स्टाफ से कहा कि वो कुलियों और दीगर अफराद से पूछते रहें कि इनमें कोई इस लड़की को पहचानता है। अमृतसर पुलिस के मुखबिर भी हमारे बुलाने पर आए हुए थे। उनके सुपुर्द भी हमने यही काम किया कि मालूम करें कि वो लड़की कौन थी। मैं और इंस्पेक्टर रॉजर्स सर्राफ की दुकान पर चले गए। जेवरात के डब्बे के अंदर उसका नाम प्रिंट किया हुआ था। हमने अपना तारुफ कराया और उसे बताया कि वो पूरी दयानतदारी से हमारी मदद करे और कोई बात छुपाने की कोशिश ना करे, वरना उसे नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैंने डब्बा खोलकर उसके आगे रख दिया और कहा कि ये जेवरात उसकी दुकान के बने हुए हैं, उनका खरीदार कौन था। उसने जेवरात को एक नज़र देखकर कह दिया कि यह उसकी दुकान का माल है, लेकिन उसे गाहक याद नहीं आ रहा था। उसने अपना रजिस्टर और कागजात देखे और याद करने की भी कोशिश की। आखिर उसने कहा कि ये कमोबेश 1 साल पहले की फ़रोख्त है। उसने ये भी बताया कि बिल्कुल इसी डिज़ाइन और वज़न के 4 हार
اور بالکل ایسی ہی چوڑیاں جو دراصل کڑے تھے اس نے 4 گاہکوں کے ہاتھوں فروخت کی ہیں۔ ان میں ایک جوان لڑکی تھی جو اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی، باقی 3 مرد تھے۔ اسے کسی کا بھی ایڈریس معلوم نہیں تھا۔ اس نے سامنے والے دکاندار کو بلایا، وہ بھی صراف تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ ایک ماں بیٹی اس کی دکان میں 2-3 بار آئی تھیں۔ پہلی بار انہوں نے زیورات خریدے تھے اور پھر کچھ ٹھیک کرانے آئی تھیں۔ دونوں دکانداروں نے یاد کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ پھر ایک اور دکاندار کو بلا لیا گیا، لڑکی کا حلیہ بتایا گیا۔ پھر ایک اور دکاندار کو بلایا گیا۔ اس چوتھے دکاندار نے کہا، اگر تم اس لڑکی کی بات کر رہے ہو جو یہاں سے اکثر گزرا کرتی ہے تو وہ سردار سرجیت سنگھ کی بیٹی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے ہندوؤں اور سکھوں کی لڑکیاں تو گزرتی ہی رہتی ہیں۔ اس کے متعلق اسے اس لیے خیال آیا تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ پہلے اس کی دکان میں گئی تھی، لیکن اسے کوئی ڈیزائن پسند نہیں آیا تھا۔ وہ بتاتا تھا کہ لڑکی بہت شوخ اور منہ پھٹ سی تھی۔ اس نے سردار سرجیت سنگھ کے گھر کا پتہ بھی بتا دیا، لیکن معاملہ شک میں تھا۔ میں نے ان سب سے کہا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیں کہ لڑکی تھی کون، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ تفتیش ہو رہی ہے، ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہم اپنی رہائش گاہ میں چلے گئے۔ انسپکٹر راجرز نے کہا کہ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ لڑکی کلکتے سے بہت پہلے کسی اسٹیشن پر اتر گئی یا اتاری گئی ہے۔ وہ کہاں اتری ہے؟ ذرا سا آرام کر کے ٹیلی فون پر وہ بیٹھ گیا۔ ہمارے لیے ٹیلی فون کا خاص طور پر انتظام کیا گیا تھا۔ انسپکٹر راجرز نے ٹیلی فون ایکسچینج سے کہا کہ وہ کسی اور کو کوئی لائن نہ دیں اور وہ جو نمبر مانگتا ہے فوراً ملاتے جائیں۔ ہم نے ریلوے ٹائم ٹیبل اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ راجرز نے یہ کھول کر دیکھا اور مجھ سے پوچھا کہ جائے واردات یعنی کہ جہاں سے لاش ملی تھی کون سی ہے؟ میں نے اسے بتائی تو اس نے ہاوڑہ ایکسپریس کا اس سے اگلا اسٹاپ دیکھا اور آپریٹر سے کہا کہ وہاں فوراً ملا دے۔ اسے اسٹیشن ماسٹر مل گیا۔ اس نے اپنا تعارف کرا کے پوچھا کہ فلاں رات ہاوڑہ ایکسپریس سے ایک لڑکی اتری ہوگی، اگر وہاں دیکھی گئی ہے تو اسے امرتسر کے فلاں نمبر پر بتایا جائے۔ اس کے بعد اس نے اگلے اسٹاپ کا نمبر ملایا اور وہاں پر بھی یہی کہا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص کتنے اسٹیشنوں سے بات کرے گا۔ کلکتے تک بے شمار اسٹیشن تھے جہاں ہاوڑہ ایکسپریس رکتی تھی، مگر یہ انگریز پاگلوں کی طرح لگا ہوا تھا اور ایکسچینج والوں کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد وہ اس اسٹیشن پر پہنچا جہاں بوگی گاڑی سے الگ کر کے دلی بھیجی گئی تھی۔ اسے کہیں سے بھی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ ہم لڑکی کے متعلق ہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک ہندو سب انسپکٹر ایک مخبر کو ساتھ لایا۔ مخبر نے بتایا کہ وہ لڑکی سردار سرجیت سنگھ کی بیٹی تھی۔ اسے ایک ریلوے گارڈ کے بیٹے نے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی کو پہچانتا ہے۔ میں نے سب انسپکٹر سے کہا کہ لڑکے کو بھی ساتھ لانا تھا۔ اس نے اسی وقت مخبر کو بھگا دیا۔ انسپکٹر راجرز نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ شہادت تو ساتھ لاتے۔ لڑکا آ گیا۔ وہ 16-17 سال کی عمر کا لڑکا تھا۔ بات کرتے جھجکتا اور ڈرتا تھا۔ میری حوصلہ افزائی پر اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کو اچھی طرح جانتا ہے، مختصر یہ کہ یہ لڑکیوں میں دلچسپی لینے والے نوجوانوں میں سے تھا۔ یہ لڑکی سوشل قسم کی تھی۔ ایف اے کر کے اس نے تعلیم چھوڑ دی تھی، سیاست میں دلچسپی لیتی تھی اور ایسی ہی سرگرمیوں کی بدولت مشہور ہو گئی تھی۔ اس لڑکے نے یہ بھی بتایا کہ اس نے اس لڑکی کو رات دیر سے گھر جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس کا نام دلجیت کور تھا اور کوی کہلاتی تھی۔ اس لڑکے نے اسے ہاوڑہ ایکسپریس پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ چونکہ ریلوے کوارٹروں میں رہتا تھا جو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی تھے، اس لیے تفریح طبع کے لیے ریل گاڑیاں دیکھنے کبھی کبھی پلیٹ فارم پر چلا جاتا تھا۔ اس نے لڑکی کو ریلوے اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس نے لڑکی کو بالکل اسی طرح گاڑی میں سوار ہوتے دیکھا جس طرح ریلوے اسٹاف کے افراد نے بتایا تھا۔ لڑکی کے چال چلن کے متعلق وہ کوئی ایسی رائے نہ دے سکا جسے قابل اعتماد کہا جا سکتا۔ اس نے کہا کہ کالج کے بعض لڑکوں کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا۔ مشہور یہی تھا کہ لڑکی اچھے چلن کی نہیں۔ اس لڑکے نے بھی اس کے باپ کا نام سردار سرجیت سنگھ بتایا جو امرتسر کا ایک مالدار تاجر تھا۔ لڑکی کے 2 بھائی تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔
लड़के ने घर का पता बता दिया और हमारे कहने पर साथ चलने की भी पेशकश की। हमने लड़के को यह कहकर छुट्टी दे दी कि वो घर से गैर हाजिर ना रहे, क्योंकि किसी भी वक्त उसकी ज़रूरत महसूस हो सकती है। इंस्पेक्टर राजस हंसी मजाक का भी आदी था। उसने लड़के के साथ लड़की के मुतालिक मजाक के लहजे में 2-3 बातें की तो लड़के के दिल से हमारा डर निकल गया। वो चला गया। हम दोनों इस मसले पर बहस करने लगे कि लड़की के घर छापा मारा जाए या कुछ इंतज़ार किया जाए। इंस्पेक्टर राजस का ख्याल था कि हमें लड़की बरामद करनी है। लड़की रास्ते में कहीं उतर गई थी या उसे ज़बरदस्ती उतार लिया गया था। मुमकिन नज़र नहीं आता कि वो यहाँ अपने घर में हो। अगर हमारा छापा नाकाम रहा तो इस वारदात से मुतल्लिका अफराद चौकन्ने हो जाएंगे। अगर लड़की भी इस जुर्म में शरीक है तो रूपोश हो जाएगी। मैं उससे मुत्तफिक था और मैं ये भी सोच रहा था कि वो 2 सिख कौन थे जो लड़की के ताक़ुब में दौड़े और गाड़ी की किसी पिछली बोगी में सवार हो गए थे। मैंने इंस्पेक्टर राजस से इस राय का इजहार किया कि लड़की जिस अंदाज से गाड़ी में सवार हुई, इससे 2 बातें वाज़ेह होती हैं। एक ये कि वो गाड़ी चलने के इंतज़ार में खड़ी रही। गाड़ी चली तो वो दौड़कर उस कंपार्टमेंट में सवार हुई जिसमें मकतूल मौजूद था। इससे दूसरी बात ये सामने आती है कि वो मकतूल के साथ घर से भाग रही थी। उसके ताक़ुब में जाने वाले उसके भाई होंगे, जिन्हें कुछ देर पहले शक हुआ होगा कि उनकी बहन भाग रही है। वो घर में उसके ताक़ुब में चले होंगे। उन्होंने ही रास्ते में मकतूल को कत्ल किया, गाड़ी से नीचे फेंका और लड़की को आगे जाकर कहीं गाड़ी से उतार लिया। अब ये मालूम करना था कि लड़की को वो वापस ले आए हैं या कत्ल करके कहीं फेंक आए हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो इसके भाई हों, इंस्पेक्टर राजस ने कहा। वो दोनों या उनमें से एक मकतूल का रकीब हो सकता है। यह भी मुमकिन है कि वो किसी दूसरे दहशत पसंद गिरोह के आदमी हों और उनकी रकाबत सियासी हो। इस सूरत में लड़की की तलाश बेसूद होगी, उसे कत्ल किया जा चुका होगा। एक आध दिन इंतज़ार कर लिया जाए। अब हम तफ्तीश के उस गार में दाखिल हो गए थे जहाँ स्याह काली तारीकी और रास्तों की भूल भुलैयाँ थीं। सिर्फ एक कार्रवाई समझ में आती थी, सरदार सुरजीत सिंह के घर पर छापा। मगर मामला चौपट होने का डर था। हमें मुखबिरों से काम लेना था। फौरी तौर पर मैंने ये काम किया कि 2 मुसलमान मुखबिर बुलाकर उन्हें सुरजीत सिंह के घर का पता बताया और इस घर पर नज़र रखने को कहा। इनमें से एक ने कहा कि उसने उस महल्ले में एक मुसलमान औरत भी मुखबिरी का काम करती है, वो मदद देगी। मैंने इंस्पेक्टर रोजर्स से बात करके उसे इस औरत को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। उन दोनों ने वहीं तय कर लिया कि एक आदमी गुब्बारे बेचने के बहाने जाएगा और दूसरा चारपाइयाँ बुनने वाले का बहरूप धारेगा। मैंने इन्हें ज़रूरी हिदायत देकर रुखसत कर दिया। मुखबिरों का एक ख़ास अंदाज़ होता है जो मैं बयान नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुखबिर इस्तेमाल होते हैं। मैं पुलिस का राज फाश नहीं करना चाहता। इस बहस और कार्रवाई में बहुत वक्त गुजर गया। दिन के पिछले पहर हमारे पास एक रेलवे गार्ड आ गया। ये उस लड़के का बाप था जिसने हमें लड़की के मुतालिक बताया था। गार्ड को हमने अंदर बुला लिया। इत्तेफाक से वो मुसलमान था और पंजाबी। मैंने पंजाबी में ही इससे बातें की। उसने ये बयान दिया कि वो अभी अभी ड्यूटी से आया है और उसे उसके बेटे ने बताया है कि आपने उसे बुलाया था। गार्ड ने वो तमाम बातें बताईं जो हमने लड़के से पूछी थीं। उसने बताया कि वो कल रात गाड़ी के साथ आ रहा था। उसकी ड्यूटी लाहौर तक थी। गाड़ी कलकत्ता की तरफ से आ रही थी। अमृतसर से कोई 30 मील दूर किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो इंटर क्लास में उसे 2 सिख मुसाफिर टिकट इंस्पेक्टर के साथ झगड़ते नजर आए। वो रुक गया। इन 2 सिखों के साथ एक लड़की थी। झगड़ा ये था कि ये लोग बिला टिकट सफ़र कर रहे थे। वो पैसे तो दे रहे थे, लेकिन टिकट इंस्पेक्टर का मुतालबा ज़्यादा का था। वो कह रहा था कि वो रेलवे कवानीन के मुताबिक जांच कर रहा है। लड़की खामोश बैठी थी। उसे देखकर लगता था जैसे वो इन सिखों के साथ नहीं है, लेकिन वो उनके साथ थी। गार्ड ने उनका झगड़ा तय कराया। वो अमृतसर तक आ रहे थे। गाड़ी अमृतसर आई तो गार्ड ने देखा कि उस सिख लड़की को हल्के हल्के धक्के देकर ले जा रहे थे। उसने ये भी देखा कि लड़की शक्ल सूरत और कपड़ों से शहरी और अमीर लगती थी, लेकिन उसके पाँव में जूती नहीं थी। गार्ड ने कोई शक न किया और उसे कोई घरेलू झगड़ा समझा। गार्ड लाहौर तक गाड़ी ले जाकर वापस अमृतसर आया
تو اس نے ریلوے اسٹاف کے 2-3 آدمیوں کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں اس لڑکی کے متعلق بات کی۔ اسے بتایا گیا کہ وہی لڑکی ہوگی۔ چلتی گاڑی پر سوار ہوئی اور اس کے پیچھے 2 سکھ دوڑے تھے۔